नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी हम कर रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि की बात कर रहे हैं और आज की हमारी ये जो क्लास है, क्लास 12 पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात होगी। एक होगा वृद्धि और विकास पर बात, साथ ही साथ हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है और जीन पियाजे के सिद्धांत, इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि, जिसको वृद्धि कहा जाता है, और विकास की वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि जिसको अभिवृद्धि भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ग्रोथ कहा जाता है। विकास जिसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। देखो, वृद्धि एवं विकास को मैं दो पक्षों में रखा हूँ। अंतर के रूप में हम इसको समझेंगे तो हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक तरफ हमने वृद्धि को रखा और एक तरफ हमने विकास को रखा। वृद्धि, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। अर्थात जब हमारी शरीर बढ़ता है, चाहे हम मोटे हो गए, चाहे हम लंबे हो गए, है ना, अर्थात छोटे से बड़े वो हमको दिख रहा है। अर्थात जब हमारा शरीर की संरचना, चाहे वो आकार हो चाहे ऊंचाई हो, तो शरीर की संरचना बढ़ती है तो उसी को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। और विकास में हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष जब परिपक्व होते जाता है तो उसे विकास कहा जाता है। अर्थात विकास में दिखाई नहीं देता हमारा शरीर। वृद्धि, जब शरीर बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी तो वो वृद्धि है। जब हमारा बुद्धि बढ़ेगा, जब हमारा सामाजिक विकास होगा, हमारा संवेगों का विकास होगा, तब वह परिपक्वता की एक सीमा होती है और उसको विकास कहा जाता है। ठीक है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। बाह्य मतलब जब भी वृद्धि होती है बच्चों में, हम जो है देख सकते हैं, उसको हम देख के बता सकते हैं इसमें वृद्धि हो रही है। जबकि विकास का स्वरूप जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क, अब बुद्धि किसी बच्चे में मान लो बहुत होशियार है, उसमें बुद्धि है, तो उसको हम देख के नहीं बता सकते, बुद्धि ज़्यादा है तो। उनमें भाषा ज्ञान है, बहुत अच्छा भाषा में पकड़ है, उसको भी हम बाहर से देख के नहीं बता सकते, है ना। तो विकास जो है यह आंतरिक रूप में होता है, जबकि वृद्धि बाह्य स्वरूप होता है। ठीक है। अगला देखें, जो वृद्धि है कुछ समय बाद रुक जाती है। भाई जाहिर सी बात है, एक स्थिति ऐसी आएगी, हमारा हाइट, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारी हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है हमारा हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, हमारी लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है ना। तो बुद्धि एक निश्चित समय के बाद जो वृद्धि है वह बढ़ना रुक जाता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ न कुछ हम सीखते ही रहते हैं, सीखना विकास का हिस्सा है ना। तो विकास यह जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। अगला है, वृद्धि बढ़ने पर भार भी बढ़ता। भाई जब हमारी शरीर बढ़ेगी, हमारी मोटाई बढ़ेगी, हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है हमारा वजन भी बढ़ेगा। तो वृद्धि होने पर वजन भी बढ़ता है, भार भी बढ़ता है, जबकि विकास में इसमें वजन वाली बात नहीं होती, है ना। अगला है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती। देखो, वृद्धि का कोई क्रम नहीं है, इसीलिए देखेंगे जो मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी माता पिता के, तो छोटे की हाइट बड़े से ज़्यादा हो जाती है, बड़े की हाइट कम हो जाती है। अर्थात कभी या तो कभी उसकी लंबाई बढ़ती है या कभी मोटाई बढ़ती है ना। अर्थात इसका कोई क्रम नहीं है, कुछ भी बढ़ सकता है, हाइट भी बढ़ सकती है या मोटाई भी बढ़ सकती है। और विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। कैसे? सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास होगा, है ना। मानसिक विकास होगा, पहले मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, एक निश्चित क्रम में ये विकास होते जाता है। ठीक है। सबसे पहले बुद्धि आती है, बौद्धिक विकास होता है ना भाई। तो ये एक क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, बुद्धि दिशाहीन होता है। बुद्धि की कोई दिशा नहीं है। क्या वो मोटे
शरीर में केवल मोटाई होगा नहीं, उनकी लंबाई भी बढ़ सकती है। जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, विकास एक निश्चित दिशा में अर्थात सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर विकास होता है। विकास की दिशा अगर प्रश्न आया, विकास की दिशा दो तरीके से, एक तो सिर से पैर और मस्तादमुखी है ना, तो ये दो प्रकार के। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, भाई शरीर की हाइट बढ़ रही है उसको हम माप सकते हैं, मोटाई बढ़ सकती है, मोटाई बढ़ रही है, भार उसको वजन को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। जबकि विकास को मापना संभव नहीं है। इनके मानसिक विकास का हम कुछ हद तक मापन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः विकास को हम नहीं माप सकते। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। परिमाण मतलब इसको जो है, वृद्धि को हम एक वजन के माध्यम से या लंबाई के माध्यम से उसकी इकाई बता सकते हैं कि 5 फीट 7 इंच के है लड़का है या इतना 50 किलो का है करके, है ना। जबकि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसको दोनों रूप में हम कर सकते हैं। जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा है, 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि या फिर 100 से ऊपर बुद्धि लब्धि, तो उनकी बुद्धि लब्धि माप सकते हैं। वृद्धि होने पर विकास भी हो सकता है और नहीं भी। देखो, अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि हाइट बढ़ने से उसकी बुद्धि भी बढ़े। बहुत लंबा लड़कियों की दिमाग भी कम हो जाता है ना। छोटे हाइट के भी बहुत होशियार रहते हैं। तो हाइट बुद्धि से कोई मतलब नहीं है। अर्थात वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। देखो भाई, बिना वृद्धि हुए विकास हो सकता है। मतलब एक छोटा सा बौना बालक या बालिका, उसमें भी बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि हो जाता है। इसलिए एक छोटी हाइट की एक लेडी, एक लड़की जो है कलेक्टर बनी है, आप सभी जान रहे होंगे, है ना। तो ये हुआ वृद्धि एवं विकास। आई होप वृद्धि और विकास आपको समझ में आया होगा। आगे मैं बात करता हूँ हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, ये बुद्धि के ही सिद्धांत है जिसको क्या है, हावर्ड गार्डनर ने दिया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत रखा गया है। अब हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है। तो हावर्ड गार्डनर के कुल बहुबुद्धि सिद्धांत के 9 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के? 9 बिंदु याद रखेंगे। एक एक करके बात करें। सबसे पहले है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। देखो, शाब्दिक भाषाई बुद्धि में शब्दों और भाषाओं का ज्ञान ज़्यादा होता है। अर्थात जिन बच्चों में भाषा का ज्ञान ज़्यादा हो, शब्दों का ज्ञान, कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा से हिंदी बोलते, मस्त कहना चाहिए, सामने में आके बोल सकते लड़का, ये आगे चल के पक्का है ऐसे क्या बनेगा, कवि बन सकते है, पत्रकार बन सकते है ना। वो भाषा के ऊपर में पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे जिसमें भाषा की पकड़ ज़्यादा हो, वो आगे चल के या तो वकील बन सकता है, कवि या पत्रकार आदि बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इसमें क्या है, देखो भाई, तार्किक जो गणितीय बुद्धि है, इसमें तार्किक योग्यता गणितीय गणना अधिक होती है। अर्थात कई बच्चों को आप देखोगे बहुत तर्क वितर्क करना सीख जाते हैं कम उम्र से, जो है गणित को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, हल करने लगते हैं ना। अर्थात उनकी गणितीय क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ऐसे बच्चे आगे चलकर अकाउंटेंट, बैंकर, वैज्ञानिक आदि बनते हैं, जिसमें तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है। ठीक है। तीसरा आता है स्थानिक बुद्धि। तो जिन बच्चों में स्थानिक बुद्धि अधिक हो, अर्थात स्थानिक क्या है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना स्थानिक बुद्धि है। अर्थात जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी कल्पना कर लेना, वो है स्थानिक बुद्धि। ऐसे बच्चे जो उनके सामने नहीं भी रहता हो तब भी वो कल्पना करके बता देते हैं। और ऐसे बच्चे जो है, ऐसे बच्चे में जब बुद्धि विकसित होता है, स्थानिक बुद्धि उसको कहा जाता है, तो या तो वो मूर्तिकार बनाते हैं, मूर्ति, या फिर चित्रकार बनते हैं, या फिर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर बनते हैं, है ना। जो नक्शा बनाते हैं ना घर वगैरह का,
वो बन सकते हैं। ठीक है, कौन? तो आपका स्थानिक बुद्धि ज़्यादा हो ऐसे बच्चे। चौथा नंबर में है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो जिन बच्चों में शारीरिक गति ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे जो है जिनमें शारीरिक गति करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ऐसे बच्चे आगे चलकर या तो एक्टर बन जाते हैं, अभिनेता, हीरो हीरोइन। बहुत उछल कूद करना पड़ता है उनको, और शारीरिक उनका अच्छा रहता है शरीर, तो उछल कूद करना सीख जाते हैं। एथलीट बन जाते हैं, अर्थात ओलंपिक वगैरह में खिलाड़ी बन जाते हैं, है ना, या तो डांसर भी बन सकते हैं। कौन? शारीरिक गतिक वृद्धि वाले। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट है संगीतात्मक बुद्धि। तो यह संगीत से संबंधित होती है, अर्थात बचपन में ही अक्सर हम देखेंगे तो कुछ बच्चों की रुचि सिंगिंग में, संगीत के क्षेत्र में, चाहे वो गाना बजाना हो चाहे कुछ भी हो, है ना, संगीत के क्षेत्र में वो ज़्यादा रुचि लेता है। तो ऐसे बच्चे जो है आगे चल के या तो सिंगर बनते हैं या इंटरटेनर बन जाते हैं, है ना, जिसकी रुचि संगीत में होती है। छठवां पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे हम बातचीत करें। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में मैंने इसको क्लियर भी किया था। अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरों से कैसे बातचीत करें। अक्सर देखना जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने शब्दों से सामने वाला को इम्प्रेस करते हैं, है ना। तो दूसरों से कैसे बातचीत करना है, ये जब जिन बच्चों में क्वालिटी रहती है वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं, और ऐसे बच्चे बड़े होकर के या तो नेता बन जाते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें सातवां नंबर, और ये है अंतःवैयक्तिक। अंतः मतलब स्वयं के हृदय की बात हो रही। जब व्यक्ति खुद से सवाल करने लगता है, खुद के साथ जब बातचीत करता है, उन व्यक्तियों में जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। अक्सर देखना, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, इस धरती पर मैं क्यों आया हूँ, इस तरह से स्वयं के बारे में वो स्वयं से बात करता है, उसको अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, आठवां पॉइंट है प्रकृतिवादी। प्रकृति मतलब नेचर। जितने हरे भरे खेत खलिहान दिख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधे, वो सभी प्रकृति का हिस्सा है। तो ऐसे बच्चे जिनमें प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक होती है, अर्थात उनको प्रकृति के निकट रहना पसंद है, उसको गांव के हरे भरे पेड़ पौधे पसंद है, खेत खलिहान पसंद होते हैं। तो ऐसे बच्चे बड़ा होकर किसान बन जाते हैं। ठीक है, अगला है नौवां पॉइंट अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में प्रश्न, अर्थात ऐसे बच्चों के मन में प्रश्न ज़्यादा होते हैं कि धरती की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या धरती शेषनाग के फन में टिकी है, क्या भगवान ने अपने छोटी उंगली से पर्वत को उठा लिया था। अनेकों सवाल जो धरती से जुड़ा हुआ होता है, ये सवाल ऐसे बच्चों के मन में होता है कि ये दुनिया क्यों बना, भगवान कौन है। तो इस तरह से जब बच्चों के मन में आता है तो ये अस्तित्ववादी बुद्धि की वजह से आता है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर या तो साधु संत बन जाते हैं या फिर दार्शनिक बन जाते हैं, फिलोसोफर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है साथियों आपका हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, और हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत बताया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा जीन पियाजे। क्या है मेरे दोस्तों, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास का सिद्धांत दिया है। इसका सिद्धांत दिया है विकास का सिद्धांत। तो चलिए जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करूं, उसके पहले मैं जीन पियाजे के सामान्य परिचय की बात कर लूं। तो जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और जीन पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, अर्थात जैसे जैसे बच्चा जो है परिपक्व होते जाता है बौद्धिक दृष्टिकोण से, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से,
वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में एक अवधारणा बना लेता है, एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। ये कथन कहना है जीन पियाजे का। ठीक है, अब जीन पियाजे ने इन्हीं बच्चों को लेकर एक परिभाषा दी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपके प्रश्न आने की संभावना 90% है। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। देखो, एक नन्हे वैज्ञानिक कहा है बच्चे को, किसने? जीन पियाजे ने, जो अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करता है। याद रखना, ये 2 लाइन का कथन है, जीन पियाजे ने दिया हुआ है, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए संज्ञानात्मक विकास के कुछ कॉन्सेप्ट पर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले इनमें से एक कॉन्सेप्ट आता है अनुकूलन। क्या आता है मेरे दोस्तों? अनुकूलन। इसको अंग्रेजी में एडॉप्टेशन कहते हैं। देखो, यहाँ पर अंग्रेजी नाम से एक चीज स्पष्ट हो रहा है ना आपको, एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना, है ना। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन। जैसे मैं क्या है, गर्म इलाके में रहता हूँ, है ना। अगर मैं कुछ महीनों के लिए लद्दाख चला जाऊं जहां पर हमेशा बर्फ ही बर्फ है, अब मैं लद्दाख में चला जाऊंगा तो वहां मैं नहीं रह सकता। क्यों? मेरी आदत पड़ गई है गर्म इलाकों में रहने की, है ना। अब मैं जब वहां स्वयं को उस तापमान के अनुकूल, उस वातावरण के अनुकूल जब मैं स्वयं को ढाल लेता हूं उस ठंडे जगहों पर, तो वही ढालना अनुकूलन कहलाता है। अर्थात वातावरण के अनुसार स्वयं को या अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब ये वातावरण को ढालने की प्रक्रिया 2 रूप में होती है। एक तो होती है आत्मसातकरण के रूप में और एक होती है समायोजन के रूप में। आत्मसातकरण के रूप में कैसे? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात। अर्थात देखो, कुछ चीजें हम जानते हैं, है ना, लेकिन उसमें और कुछ नई चीजें हमने सीख गया और उस पुराने चीजों के साथ हमने नई चीजों को जोड़ लिया, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा आत्मसातकरण कहलाएगा। और समायोजन क्या है भाई? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। जैसे हमने भाई ठंडे इलाकों में रहा, हमारी पूर्व ज्ञान क्या है कि हम गर्म इलाके में ही रह सकते हैं, लेकिन हमने नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, है ना। मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके हम वातावरण के साथ जब तालमेल बिठा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक और आता है साम्य धारण या संतुलन। तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन दोनों की प्रक्रियाओं के बीच, जब आत्मसातकरण और समायोजन, ये 2 चीज, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जब बच्चा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह क्या कहलाता है भाई? आपका साम्य धारण या संतुलन कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे। अब इसी में आता है, इसी जीन पियाजे का हिस्सा है स्कीम और स्कीमा। देखो, ये कोई स्कीम, कोई योजना नहीं है भाई। जैसे दुकान वगैरह में मस्त स्कीम आएगा, मस्त ऑफर आए, इसे बोलते हैं ना, ये ऑफर वाला स्कीम नहीं है। तो क्या स्कीम है? देखो, सबसे पहले स्कीम को समझो। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना स्कीम कहलाता है। अर्थात अनुभव या व्यवहार को संगठित करना। ठीक है, कोई भी अनुभव है, हम उस अनुभव को जोड़ रहे हैं और जोड़ के संगठित कर रहे हैं, और यही क्या कहलाता है? स्कीम कहलाता है। स्कीमा क्या है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। अर्थात पहले से उनको कुछ जानकारी है, अब उन्हीं जानकारी का उपयोग करके एक नई धारणा का बना रहा है, वो स्कीमा कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न इन्हीं 4 अवस्था में से पूछा जाता है। जीन पियाजे से प्रश्न बना हुआ है प्री डीएड प्री बीएड में, इन्हीं 4 अवस्थाओं को लेकर प्रश्न बना है। और सबसे पहले तो आप एक
ट्रिक को याद रखो, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। संवेदी याद रखो, साथ बोल देखो, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, ये 4 अवस्था है। सबसे पहले संवेदी अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाती है। तो इसमें 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है संवेदी पूर्व अवस्था। ठीक है, 0 से अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था या जन्म से 24 माह तक की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए, मैंने ज्ञानेंद्रिय बताया था कितने प्रकार के, कमेंट कीजिए, 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय बताया था। और इसी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके बच्चा सीखता है। एक छोटे से बच्चा जो 1-2 साल के रहता है, देखना बेड में लेटे रहता है, उसको कुछ पकड़ा दोगे ना, वो मुंह में भरने की कोशिश करता है। उसको कुछ भी चीज़ दोगे तो वो मुंह में भरने की कोशिश करता है। छोटा सा बच्चा, वो उसको स्वाद को जानना चाहता है, मतलब उसी के माध्यम से वो उसको पहचानना सीख रहा है। अर्थात ये जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, इन्हीं 5 चीज अब जीभ का उपयोग करके सीख रहा है। तो इस संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसमें केवल 2 वर्ष तक की उम्र होती है, जिसमें बच्चा ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके सीखता है ना, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगला है सेकंड साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक मैंने बोला। अब संवेदी के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब 0-2 हो गया। अब 2 से 7, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। देखो, अब ये 2 से 7 वर्ष मतलब अब ये बच्चा क्या है, चलना फिरना बात करना सीख रहा है ना इस अवस्था में। 2 से 7 वर्ष की अवस्था, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है ना। अर्थात अब उस उम्र में ये क्रिया करने, कोई भी क्रिया करने की पहले की अवस्था है, जिसमें बच्चा सामने वाली चीजों को देख तो सकता है, इस पर क्रिया नहीं कर सकता। भाई टुकुर टुकुर देखते रहता है बच्चा, है ना, 2-3 साल का बच्चा है, उस पर काम नहीं कर सकता। क्रिया करना मतलब कोई काम करना, है ना। तो वो समझ सकता है कि ये क्या है, ये साइकिल है कि ये घोड़ा है कि ये गाड़ी है, लेकिन उस पर काम नहीं कर सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता, है ना। तो ये कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक। नाम से स्पष्ट है, संक्रिया मतलब क्रिया करने के पूर्व की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। देखो, तीसरा आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी कर दिया, पूर्व हो गया, अब मूर्त संख्यात्मक 0-2, 2-7। अब आता है 7-11, 7 से 11 वर्ष। अब देखो, एक बच्चा जो है पहली कक्षा कै वर्ष में जाता है भाई, 6 वर्ष की उम्र में जाता है। तो अब ये क्या है, स्कूल जाने की अवस्था है, मान के चलिए, है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, 7 से 11, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है। यहाँ पर अब 2 शब्द आ रहा है, एक तो आ रहा है मूर्त शब्द और इसी में एक होता है अमूर्त शब्द। अब पहले इन दोनों शब्दों को जानो। देखो, मूर्त मतलब ठोस रूप में, और ठोस रूप मतलब जो हमारी आंखों से हमको दिखाई देती है। अर्थात जो हमारे सामने वस्तु रखी गई है, जिसको हम आंखों से देख पा रहे हैं, जब बच्चा उसी के बारे में कुछ बोल सके तो उसको वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त मतलब ठोस रूप में जो वस्तु हमको दिखाई दे रही है उसको मूर्त अवस्था बोलते हैं, और जो हमारे सामने नहीं है, जिस पर हम सिर्फ कल्पना करते हैं, वो अमूर्त अवस्था है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चे के सामने हाथी खड़ा कर दे, तो बच्चा उसको देख के बताएगा कि ये हाथी है, इनके 4 पैर होते हैं, इनके 2 कान होते हैं, 2 आंख होती है, 1 सूंड होती है ना, वो देख के बता रहा है। तो क्यों, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्लियर है भाई, आगे बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मूर्त को और देखिए। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वजन को जानता है, मुद्रा पैसा रुपया पैसा को जानता है, भार को जानता है, संरक्षण के नियम को भी जानने लगता है। ठीक है, अब आता है इसमें चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में क्या होता है, यह जो है संज्ञान की सबसे उच्च अवस्था है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन भी कर सकता है बच्चा। अमूर्त चिंतन मैंने अभी कहा, कल्पना,
जैसे दिल्ली को बच्चे ने कभी देखा नहीं, फिर भी वो बता देगा कि दिल्ली में चूड़ी की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, पैंट शर्ट की दुकान है, तरह तरह के दुकान है ना। भले ही वह दिल्ली नहीं देखा है लेकिन कल्पना करके वो बता सकता है। तो यही क्या कहलाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात जिसमें हम कल्पना करके बताते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक पर बात की, जिसमें सबसे पहले हमने वृद्धि एवं विकास को जाना, उसके बाद हमने दूसरे में हावर्ड गार्डनर को जाना, उसके बाद हमने जीन पियाजे के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में भी जाना और समझा। ठीक है, अगले सेशन में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। 2-3 दिन के अंदर में हमारी कोशिश रहेगी कि शिक्षण अभिरुचि को समाप्त किया जा सके। उसके बाद हम हिंदी की क्लास भी कंटिन्यू लाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते जाओ साथियों। वीडियो अगर आपकी यूट्यूब में आता है तो स्किप ना करें, उसको पूरा देखें। ठीक है, एक एक करके टॉपिक आपके प्री बीएड प्री डीएड एग्जाम के पहले तक हम 100% टॉपिक प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माता दी।